हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी दोस्तों आ चुकी है। समझ गए होंगे, मैथमेटिक्स यानी गणित का मॉडल पेपर कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए तैयार हो चुका है और इसकी शुरुआत करेंगे। पूर्णांक है इसका 80 नंबर और समय है 3 घंटे 15 मिनट। और जल्दी से इसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जो रोल नंबर है वो कंपलसरीली आपको अपने पेपर पर लिखना है, ये बहुत कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट है निर्देश, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। और चौथा इंस्ट्रक्शन है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। पांचवा निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब शुरुआत करेंगे। शुरुआत में है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है परिमेय संख्या 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम है इसका 21/8, यानी ऐसी संख्या जिसको इससे गुणा किया जाए तो 1 आए। तो यहाँ सही ऑप्शन है पहले प्रश्न में से 21/8। दूसरा प्रश्न है एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो सही ऑप्शन है एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है 1। तीसरा प्रश्न है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग होता है। तो किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो सही ऑप्शन है से, तीसरे का से ऑप्शन है 360 डिग्री। प्रश्न संख्या 4, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन चारों कोण बराबर नहीं हों तो वह है। तो इसका सही ऑप्शन है से सम चतुर्भुज। पांचवा प्रश्न है सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। सही ऑप्शन आएगा से 1729 1729, पांचवे का से। छठा प्रश्न है एक फ्रॉक का सूची मूल्य ₹220 है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक का विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य बताना है यहाँ पर कितना है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से 80/100 गुणा 220। प्रश्न संख्या 7 है रैखिक आलेख में स्वतंत्र राशि को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा एक्स अक्ष पर। और यहाँ देखिए उत्तर पुस्तिका में तालिका बना के उत्तर कैसे लिखने हैं ये तालिका बना रखी है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां जितने भी प्रश्न आएंगे बहुविकल्पात्मक वो लिख लें। और पहले का जो सही ऑप्शन है वो लिखना है, दूसरे का सही ऑप्शन है वो नीचे खाने में आ जाएगा। इस तरह से ये उत्तर तालिका बनाकर उत्तर आप लिख देंगे। अब है प्रश्न संख्या 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 प्रश्न हैं। पहला है 8वें का आंतरिक खंड के प्रश्न है, एक ही साथ लिखने हैं उत्तर पुस्तिका में। तो पहला हो गया 8वें का, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हों तो वह एक
रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ सही उत्तर आ जाएगा रिक्त स्थान में समचतुर्भुज। 8वें का दूसरा है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर हमेशा शून्य के रिक्त स्थान की ओर होती हैं। तो शून्य के हमेशा बाईं ओर होती हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी दाईं ओर और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं बाईं ओर। 8वें का तीसरा प्रश्न है आंतरिक खंड का, समीकरण के दोनों पक्षों में रिक्त स्थान संख्या जोड़ घटा सकते हैं। तो समीकरण के दोनों पक्षों में कोई भी संख्या हो समान, उतनी ही समान संख्या या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, उस समीकरण के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 8वें का चौथा है, संख्या 23 के घन के इकाई का अंक होगा। तो क्या होगा? 7 होगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 27 आएगा। 27 का जो इकाई का अंक है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। 8वें का पांचवा है, किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ आ जाएगा गुणांक। जो अंक गुणा हो रहा है उसको कहेंगे गुणांक। 8वें का छठा है, वह समीकरण जो चर राशियों के सभी मानों के लिए सत्य हो क्या कहलाता है? सर्वसमीका कहलाएगी। 8वें का सातवां है, 5 की घात -2 का धन पॉजिटिव घातांक रूप रिक्त स्थान होता है। तो सही आ जाएगा इसमें 1/5 की पावर 2 या 5 स्क्वायर। अब है प्रश्न संख्या 9, जिसमें सत्य और असत्य कथनों की जांच करनी है। यदि ये कथन सत्य सही लगता है तो सत्य लिखना है, और यदि ये कथन गलत लगता है तो गलत के लिए असत्य लिखना है, और सही है तो सत्य लिखना है। वो 9वें का पहला, ये भी आंतरिक खंड के प्रश्न कहलाते हैं। ये भी सभी एक जगह इनके उत्तर लिखे जाएंगे। कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक शून्यतर है, यानी नॉन जीरो, शून्य नहीं है, कोई अंक है, x अक्ष पर स्थित होता है, तो ये कथन क्या है? गलत है, इसलिए इसमें लिखा है असत्य। 9वें का दूसरा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये कथन है सही, इसलिए लिख दिया सत्य। 9वें का तीसरा प्रश्न है, रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो एक रैखिक आलेख कहलाता है। ये कथन सही है, इसलिए यहाँ लिख दिया है सत्य। 9वें का चौथा है, आलेखों के माध्यम से आंकड़ों का प्रदर्शन करने पर वे शीघ्र, आसानी तथा स्पष्टता के साथ समझ में नहीं आते हैं। ये कथन गलत है, इसलिए यहाँ आ जाएगा असत्य। अब है प्रश्न संख्या 10। दिए गए चित्र में RICE एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। X, Y तथा Z का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए चित्र में X यानी OE हो गया, और Y OR, और Z है यहाँ पर RI। इनका मान ज्ञात करना है और अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो यहाँ पर x = चित्र में देखिए x कहाँ पर लिखा हुआ है? OE, यानी x बराबर OE बराबर OI, क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ ओ ई बराबर ओ आई है और ओ आई दे रखा है 5, इसलिए ओ ई भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि ओ ई यानी x, तो x की वैल्यू आ गई है। अब y, y यानी ओ आर, ये किसके बराबर है, ओ सी के। विकर्ण के दोनों भाग बराबर बराबर भागों में बटे हुए हैं। तो ओ सी कितना है, 12, इसलिए ओ आर हो गया भी 12 और ओ आर क्या है हमारा y, तो y आ गया हमारा 12। और जेड है समचतुर्भुज की एक भुजा और एक भुजा इसकी दे रखी है ई आर 13 दे रखी है, इसलिए जेड हमारा हो जाएगा 13। प्रश्न संख्या 11, 11वें का पहला है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं 11वें में, 2.5 नंबर के। तो पहला है निम्नलिखित को मानक रूप में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ नंबर दे रखा है 0.0000, इस तरह से ये पॉइंट के बाद में 9 संख्याएं हैं, 6 तो 0 हैं और 3 अंक हैं 5, 6 और 4। तो इसको दशमलव को यदि हटाते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो हर जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा भिन्न में। तो नीचे जो आएगा हर के स्थान पर, वहाँ पर 1 के आगे 9 जीरो आ जाएंगी, यानी 10 की घात 9 हो जाएगा। तो ऊपर अंश में हो जाएगा 564 और नीचे हर में आ जाएगा 10 की घात 9। और इसको जब और भी सॉल्व करेंगे तो 564, 564 को लिख दिया 5.64 इंटू 10 की घात 2, ये कर दिया है। और 10 की घात जो 9 है नीचे हर में, उसको जब ऊपर लाएंगे तो 10 की घात -9 हो गया। और 10 की घात 2 प्लस का गुणा 10 की घात -9, यानी कि माइनस के 9 और प्लस के 2, कुल मिला के आ गया -7। तो इस तरह से आ गया ये 5.64 इंटू 10 की पावर -7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी, मानक रूप हो गया 5.64 गुणा 10 की घात -7। ये 11वें का दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित को सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो ये प्रश्न है -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। और इसको हमने देखिए इस तरह लिख दिया है, -1 को बाहर निकाल लिया है। तो -1 की होल पावर हो गई है 4 गुणा 3 की पावर 3 में से माइनस निकाल लिया था, इसलिए यहाँ प्लस का 3 रह गया है। 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4/3 की घात 4। और इसको जब और भी सॉल्व करेंगे तो अंत में आ जाएगा 5 की घात 4। ये धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त हो गया है। प्रश्न संख्या 12, ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करना है 1/2 माइनस ये -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्यूशन दे रखा है। और सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 माइनस 1/2 ये आ जाएगा 0। अब है प्रश्न संख्या 13। एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 4 अंक का प्रश्न है। तो यहाँ आएगा इसका सॉल्यूशन। माना
तरणताल की चौड़ाई x मीटर हो तो लंबाई हो गई 2x, यानी दुगना, x का दुगना कर दिया 2x और उससे 2 मीटर अधिक, उसमें 2 और जोड़ दिया तो 2x प्लस 2 मीटर आ गया। परिमाप आ जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ 2 गुणा लंबाई हो आ गई हमारे पास 2x प्लस 2 और चौड़ाई है x, दोनों को जोड़ दिया और इस तरह से जोड़ के परिमाप आ गया 6x प्लस 4। और प्रश्नानुसार हमें प्रश्न के अनुसार परिमाप 154 मीटर दिया हुआ है, इसलिए इसको दोनों को इक्वल कर देंगे। जो हमारे पास परिमाप आया 6x प्लस 4, इसको 154 के बराबर कर दिया, ये समीकरण प्राप्त हो गया और इस समीकरण से x की वैल्यू आ गई है 25। अब जब x आ गया है तो लंबाई भी निकल जाएगी, लंबाई 2x प्लस 2 है, इसमें x का मान रख दिया तो 52 मीटर आ गया लंबाई, और चौड़ाई x है यानी कि 25 मीटर। ये प्रायिकता का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, किसी एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी अर्थात सर्वसम आइडेंटिकल हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम? बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ इसका ये हल दे रखा है, पढ़ देता हूँ। यहाँ घटना के कुल 4 प्लस 2 बराबर 6 परिणाम हैं। लाल गेंद प्राप्त करने के लिए परिणाम है 4, अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 4/6 बराबर 2/3। इसी प्रकार पीली गेंद प्राप्त करने के लिए 2 परिणाम हैं, अतः पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 2/6 बराबर 1/3। अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। दिख रहा है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 15, संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत प्रतिशतों में को दर्शा रहा है। ये पाई चार्ट है जो फिगर बना हुआ है, डायग्राम। इसको देख के, बड़ा आसान प्रश्न है, इसको देख के बताना है किस मद में व्यय सबसे अधिक है। तो यहाँ देख लीजिए परसेंटेज, सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ दिख रहा है आपको? भोजन पर सबसे अधिक व्यय हो रहा है 25%। कहीं भी 25% नहीं है, सब जगह 25 से कम है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे अधिक व्यय हो रहा है भोजन पर, और अगर कितना हो रहा है ये भी पूछ रहा है तो 25% लिख देंगे। किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है? अब परिवार की बचत कितनी है पहले तो ये देखें कि कुल बचत देखिए कहाँ है? 15%। और 15% और कहाँ पर है? 15% एक देखिए बच्चों की शिक्षा पर भी 15% दिख रहा है डायग्राम में, चित्र में, पाई चार्ट में आप देख सकते हैं। तो आराम से इसमें से देख के लिख सकते हैं बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय 15% परिवार की कुल बचत के बराबर है। 15वें का तीसरा है, यदि परिवार की मासिक बचत रुपये 3000 है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है? तो परिवार की मासिक बचत रुपये में भी दे रखी है, 3000 रुपये है, और प्रतिशत में भी दे रखी है 15%। तो हमें निकालना है कपड़ों पर हो रहा है खर्च 10%। तो यहाँ देखिए, देख लीजिए, परिवार की मासिक बचत अर्थात 15% निरूपित करता है 3000 रुपये, ये 3000 रुपये के बराबर है। अतः कपड़ों पर व्यय अर्थात 10% निरूपित करेगा, तो इसको
3000 बटे 15 गुणा 10 कर लिया तो ये आ जाएगा रुपये 2000। तो कपड़ों पर मासिक व्यय 2000 रुपये आ जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 16 का पहला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 243 के गुणनखंड कर लेते हैं और इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ये लिख लिया, 243 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ जब इनके त्रिक बनाएंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा तो बन गया, एक त्रिक तो बन गया 3 गुणा 3 गुणा 3, और एक में केवल 2 ही 3 हैं, 2 ही बार आ रहा है 3। तो इसकी त्रिक बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी 3 की आवश्यकता, तब जाके 243 पूर्ण घन बन जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पर। तो एक 3 की आवश्यकता है, अतः 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। सॉल्यूशन है, यदि हम लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, तब m स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1 बराबर 13 हो जाएगा। ये m का मान पूर्णांक नहीं होगा, अतः हम लें m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 12, तब भी m स्क्वायर बराबर 11 आएगा, जो कि m के लिए पूर्णांक मान नहीं है। अतः हमें इस तरह से लें कि m एक पूर्णांक संख्या है, जैसे 2m बराबर 12, तब m बराबर 6। इस प्रकार m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 36 माइनस 1 बराबर 35, और m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 36 प्लस 1 बराबर 37। अतः आवश्यक त्रिक हो जाएगी 12, 35 और 37। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या आएगा समझाइए। तो सर्वप्रथम दी हुई संख्या के इकाई के अंक का वर्ग करो। प्राप्त संख्या के इकाई का अंक ही दी हुई संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होगा। तो यहाँ संख्या देखिए, पहली संख्या है 52,698, इसका इकाई का अंक कितना है 8, और 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 64, और 64 का इकाई का अंक क्या है 4। ये जो 4 आया है ना, ये ही 52,698 के वर्ग का इकाई का अंक है। और दूसरी संख्या है 99,880, इसमें भी करना क्या है, इकाई का अंक लेना है। तो इकाई का अंक है यहाँ 0, 0 का वर्ग करेंगे तो आएगा 0, जो कि दी हुई संख्या 99,880 के वर्ग का इकाई का अंक भी होगा। 18वां, इसमें पहला है 129 को व्यापक रूप में लिखिए। 129 को व्यापक रूप में देखिए किस तरह से लिखेंगे। 129 को पहले 100, फिर 20 प्लस 9, और फिर 100 को गुणा 1 से, फिर 10 का गुणा 2 से, और 1 का गुणा 9 से। इस तरह से इसका ये व्यापक रूप आ जाएगा। 18वें में दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबद्ध चरणों के कारण भी दीजिए। तो यहाँ ये प्रश्न है 3a और 25, 25। ऊपर तो है 3a और नीचे है 25, और इनका जोड़ जो आ रहा है, योग जो आ रहा है b2, यानी इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है और दहाई के स्थान पर b आ रहा है। हमें जो संख्या जोड़ रखी है 3a, 3a में इकाई के स्थान पर a आ रहा है, इस a का और b का मान निकालना है। तो उपरोक्त दिए गए प्रश्न में 2 अक्षर a और b हैं जिनका मान ज्ञात करना है। यहाँ इकाई के खानों a प्लस b का योग 2 प्राप्त होता है। जो खाने हैं इकाई के दोनों संख्याओं के, एक a है और दूसरा इकाई का अंक
5 है, दोनों का योग 2 आ रहा है, यानी a + 5 बराबर 2 आ गया। और a + 5 का योग वह संख्या प्राप्त होती है जिसका इकाई का अंक 2 है। 2 कब आएगा? जब a का मान 7 हो, क्योंकि 7 और 5 12 होंगे, तभी इकाई का अंक 2 आएगा। और जब 12 हो गए तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये 1 जो है हासिल, ये आगे चला जाएगा। इस 1 को यहाँ आगे के अंकों में जोड़ देंगे। कौन से अंक हैं? दहाई के अंकों में। दहाई के जगह पर, दहाई के स्थानों पर जो अंक हैं 3 और 2, इनमें 1 जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाएंगे, 3 + 2 + 1 जुड़ के आ जाएगा 6, जो क्या है? बी की जगह पर आ जाएगा। तो बी हो गया 6 और ए हो गया हमारा 7। इस तरह से हो जाएगा। अब है तीसरा, यदि 3 1 Z 5 3 का एक गुणज है, एक संख्या है ये 3 1 Z 5, 3 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है। ये Z एक कोई अंक है, तो Z का मान क्या हो सकता है? Z 0 से लेके और 9, 0 से लेके 9 तक का कोई सा भी एक अंक ये है। अब प्रश्न के अनुसार 3 1 Z 5 3 का एक गुणज है, तो क्या होती है गुणज होने के लिए शर्त क्या है? तो इसके अंकों का योग, जो इसके अंक हैं इनका योग भी 3 का एक गुणज होगा। तो अंकों का योग करेंगे तो 9 + Z आ जाएगा, यानी 3 + 1 + Z + 5 बराबर 9 + Z आ गया। ये भी क्या है? एक 3 का गुणज है। अतः 9 + Z संख्याओं 0 3 6 9 12 15 18 21 आगे चलती जाएंगी, में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार Z एक अंक है, अतः Z क्या हो सकता है? 0 और 9 के बीच में 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये उनमें से भी अलग हो गया है। अब ये केवल 0 आ जाएगा, या 3 6 या 9 में से ही ये आएगा। तो अब इन चारों को चेक करेंगे। यदि Z बराबर 0 हुआ तो 9 + Z, ये 9 + 0 हो जाएगा और ये अंक आ जाएगा 9। और यदि Z 3 हो तो ये अंक हो जाएगा 12। कौन सा? 3 1 Z 5 जो नंबर है ना, ये संख्या है ये। Z बराबर 6 हुआ तो ये संख्या आ जाएगी 15। Z बराबर 9 होगा तो ये संख्या आ जाएगी 18। अब है प्रश्न संख्या 19 का पहला, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनमें 2 और 5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों संख्याएं 2 और 5 के अनुपात में हैं, तो यदि एक संख्या को 2x ले लें तो दूसरी संख्या 5x हो जाएगी। और इनका अंतर यानी 5x - 2x, ये कितना है? 66। तो 5x - 2x बराबर 66 लिख देंगे और इस तरह से x का मान आ जाएगा 22। क्योंकि संख्याएं 2x और 5x हैं, अतः संख्याएं हो जाएंगी 2 × 22। पहली संख्या तो हो जाएगी 44 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 × 22 अर्थात 110। दूसरा प्रश्न है आंतरिक खंड का प्रश्न है ये। एक दुकानदार ने 200 बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की दर से खरीदे। उनमें 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को ₹12 प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चित्र दिया हुआ है इसका। 200 बल्बों का क्रय मूल्य 200 × ₹10 बराबर ₹2000। 5 बल्ब खराब थे, इसलिए बचे हुए बल्बों की संख्या 200 - 5 बराबर 195। और फिर इनको ₹12 प्रति बल्ब की दर से बेचा गया।
तो बल्ब कितने हैं अब 195, तो 195 बल्ब ही बिकेंगे, 5 बल्ब तो ख़राब थे वो फेंक दिए। तो 195 बल्बों का विक्रय मूल्य हो गया कुल 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से 2340 रुपये, और विक्रय मूल्य यहाँ ज़्यादा है क्रय मूल्य से, इसलिए यहाँ उसे लाभ हुआ है। खरीदा कम में है, कुल रुपये कम खर्च हुआ है, और बिक्री हुई है उसमें ज़्यादा पैसा आया है, इसलिए लाभ हुआ है। और कितना लाभ हुआ है देखिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 2340 माइनस 2000 बराबर 340। अब रुपये 2000 पर लाभ हुआ रुपये 340 का, इसलिए एक पर होगा 340 बटे 2000, और 100 पर होगा तो 340 बटे 2000 गुणा 100, और यहाँ पर प्रतिशत लाभ आ जाएगा 17%। अब आ गया प्रश्न संख्या 20 का पहला। निम्नलिखित में व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और भाग दीजिए। ये व्यंजक है पहला और दूसरा, दोनों व्यंजक हैं। तो पहला व्यंजक है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं पहले, और इसके बाद में उन गुणनखंडों में इसका भाग दे देंगे y+5 का। तो यहाँ गुणनखंड हो जाएंगे, देख लीजिए यहाँ बता रखा है पूरा। इसके गुणनखंड हो गए y² + 7y + 10 के गुणनखंड हो गए y+2 गुणा y+5, और इसको जब भाग देंगे y+5 से तो यहाँ आ जाएगा y+2। अब आ गया दूसरा प्रश्न। यदि x² + 1/x² बराबर 62 हो तो x + 1/x का मान ज्ञात करो। यहाँ दिया हुआ है x² + 1/x² बराबर 62। दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया है। दोनों पक्षों में कोई भी नंबर कुछ भी एक ही तरह का जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 2 जोड़ दिया तो देखिए बाईं साइड के अंदर x + 1/x का होल स्क्वायर बन गया है, और इक्वल के बराबर के निशान के दाईं साइड में 62 और 2 64 हो गए हैं, और दोनों तरफ का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, और x + 1/x का होल स्क्वायर का वर्गमूल x + 1/x रह जाएगा, जो ही हमें निकालना है। x + 1/x का मान निकालना है, जो कि आ गया है 8। अब है प्रश्न संख्या 21। उचित सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक खंड का पहला प्रश्न है। यहाँ हम लिख सकते हैं 2a - 7 × 2a - 7 को 2a - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ लग जाएगी सर्व समीका a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो सर्व समीका यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो 2a - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2a × 7 + 7 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 4a² - 28a + 49। यही इसका उत्तर है। आंतरिक खंड का दूसरा प्रश्न है। x + 3 × x + 7 में सर्व समीका लग जाएगी x + a × x + b बराबर x² + a + b × x + ab। इस तरह से इसको लिख सकते हैं x² + 10x + 21। इसी तरह से आंतरिक खंड का तीसरा है 102 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ सर्व समीका लगेगी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b का स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो 102 का होल स्क्वायर यानी कि 100 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 2 + 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 10,404।
प्रश्न संख्या 22 है, निम्न तालिका के अनुसार सेबों की संख्या तथा उनके मूल्यों के मध्य आरेख बनाइए। ये सेबों की संख्या है और मूल्य दिए हुए हैं। ये आरेख बन गया है और इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न के साथ ही ये मैथमेटिक्स यानी गणित का मॉडल पेपर समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।